हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बात कर रहे हैं बोहर्स के एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कैथोड रेज की, एनोड रेज की बात कर चुके हैं, रदरफोर्ड के मॉडल की बात कर चुके हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर चुके हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर चुके हैं। हम लोगों ने ये देखा कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया। अब फेल हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सका वो, और स्पेक्ट्रा को उन्होंने कहा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं कर पाए, और जो एनर्जी का ट्रांजिशन था उसे वो डिफाइन नहीं कर सके। तो बोहर के साथ ये अच्छी बात ये थी कि बोहर को ये मालूम था कि उन्हें अपने मॉडल में फिक्स क्या करना है, रदरफोर्ड की कमियों को फिक्स कैसे करना है। तो आइए देखते हैं, बोहर को यह मालूम था कि उन्हें फिक्स क्या करना है। मॉडल में एटॉमिक मॉडल जो इनका था, जो एटॉमिक मॉडल था रदरफोर्ड का, उसमें फिक्स क्या क्या करना है ये बात बोहर को मालूम थी। बोहर को फिक्स क्या करना था, किस किस चीज की बात करनी थी। तो एक तो बात यह करना था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कर देनी थी। तो पहली बात जो इनको करनी थी वो थी स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात कर देनी थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करनी थी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड का मॉडल डिफाइन नहीं कर सका था, तो बोहर को यह मालूम था कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करना है। दूसरी बात जो इनको डिफाइन करनी थी वो लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करना था। लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन कर देना था। बोहर ने रदरफोर्ड ने यह बताया था कि जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, जबकि वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा को रदरफोर्ड का मॉडल डिफाइन नहीं कर सका था, तो बोहर को लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करना था। तीसरी बात इनको एनर्जी ट्रांजिशन को की बात कर देनी थी। एनर्जी ट्रांजिशन की बात करनी थी। ट्रांजिशन की बात करनी थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत हुआ था, क्योंकि यह कहा गया था कि भाई प्लांक की क्वांटम जो थ्योरी थी वो बताती है कि जब लगातार इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लगातार लॉस होगी, और वो एनर्जी का ट्रांजिशन जो होगा उसको डिफाइन नहीं कर सका था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो बोहर का था उसमें इसको भी फिक्स करना था, एनर्जी ट्रांजिशन को भी इनको बता देना था। तो बोहर के साथ अच्छी बात यह थी कि बोहर को यह मालूम था कि उन्हें चीजों को फिक्स कैसे करना है, क्या क्या चीजों को फिक्स करना है, किन किन चीजों को डिफाइन करना है। तो बोहर को अपने एटॉमिक मॉडल में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करना था, लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करना था, और एनर्जी ट्रांजिशन को डिफाइन करना था। तो इसके लिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिसे बोहर पोस्टुलेट्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बोहर के वो पोस्टुलेट क्या थे। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बोहर को के साथ अच्छी बात ये थी कि बोहर को ये मालूम था कि उन्हें अपने मॉडल में फिक्स क्या क्या करना है, अपने मॉडल को किस तरह से बढ़ाना है, क्या क्या चीजें हमको दूर करके इनको मॉडल अपना बनाना था। तो बोहर का जो पोस्टुलेट्स था, बोहर्स पोस्टुलेट्स, तो बोहर ने अपने जो पोस्टुलेट्स दिए, तो पहला पोस्टुलेट्स ये दिया इन्होंने कि जो एटम होता, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है। पहली बात इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। पहला पोस्टुलेट्स जो बोहर का था, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब यह हुआ कि यह ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट है, और जिसमें वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो भी फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में
रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो स्टेशनरी ऑर्बिट फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी के है। तो फिक्स वेलोसिटी और फिक्स एनर्जी की स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अराउंड जब ये फिक्स ऑर्बिट की स्टेशनरी फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी की स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट को कहा गया सेल। जिन भी ऑर्बिट में ये मूव करता है, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड, ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन ये फिक्स की बात नहीं की थी, स्टेशनरी की बात नहीं कही थी उन्होंने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट होगी जिसमें वेलोसिटी भी फिक्स होगी। इस ऑर्बिट को कहा जाएगा सेल। जैसे ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक है, इससे के एल एम एन भी कह सकते हैं। के एल, फिर आगे वाली जो ऑर्बिट होगी वो एम होगी, फिर एन होगी, या 3 या 4 होगी, इस तरह से। तो पहला पोस्टुलेट्स बोहर का आया। अब फिक्स एनर्जी और फिक्स वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए एक दूसरा पोस्टुलेट्स बोहर ने दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स था। उसमें इन्होंने बात की क्वांटाइजेशन की। बोहर ने उसमें बात की क्वांटाइजेशन की। बोहर ने यह कहा कि जो ये एनर्जी मिलती है और वेलोसिटी है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दूसरा पोस्टुलेट इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम ऑफ एटम इज क्वांटाइज्ड। बहुत बड़ी बात कही बोहर ने। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन किया, उन्होंने दूसरे पोस्टुलेट से अपने डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा क्वांटाइज्ड। अब एंगुलर मोमेंटम की बात आपको ऐसे आती है कि मान लीजिए कि एम मास का कोई पार्टिकल है जो आर रेडियस की किसी ऑर्बिट में वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एम बी आर। इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है एम बी आर। तो इन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का, एम बी आर, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स एनर्जी के फॉर्म में होगा। फिक्स एनर्जी के फॉर्म में इन्होंने कहा कि h/2 पाई के क्वांटाइज्ड होगा। इसके क्वांटाइजेशन में ही एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। इसका मतलब जो भी ऑर्बिट होंगे, जो स्टेशनरी ऑर्बिट होंगे, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उनमें जो पार्टिकल होंगे जो मूव कर रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन, उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के ही क्वांटाइजेशन में होगा। ठीक है, वहां एनर्जी का क्वांटाइजेशन हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो मतलब अगर n = 1 है, पहले ऑर्बिट की बात करें, n = 1 की बात करें, पहले ऑर्बिट की बात करें, तो पहले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो 1 × h/2 पाई हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × h/2 पाई। अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करें, n = 3, तीसरे सेल की बात करें, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा mvr, वो हो जाएगा 3 × h/2 पाई। तो इस तरह से यह बात बताई बोहर ने कि जो ये एनर्जी फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, उसका कारण क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जो मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड किस फॉर्म में है, h/2 पाई के। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, h प्लांक कांस्टेंट है और n बताता है कि कौन सा आपका ऑर्बिट है। जिस ऑर्बिट के लिए होगा, हर ऑर्बिट के लिए उसका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, अब
जब ये बात उन्होंने कही तो इसका मतलब होगा कि इस एंगुलर मोमेंटम का जो ऑर्बिट होगा उसी एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, बाकी किसी कोई और ऑर्बिट में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो फिक्स ऑर्बिट हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई जिसमें ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते थे, और उन जो ऑर्बिट थी उनका एंगुलर मोमेंटम कैसा था, NH/2π, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहां पर तो बात स्टेबिलिटी की कर दी, स्टेबिलिटी की बात तो बोहर ने कर ली। बोहर ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी उस ऑर्बिट की, और उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। अब एनर्जी और वेलोसिटी फिक्स क्यों होगी, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो भी मूविंग पार्टिकल होंगे ऑर्बिट में उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। और क्वांटाइज्ड क्या होगा, h/2π के क्वांटाइज्ड होगा। मतलब इस क्वांटाइजेशन की एनर्जी वाले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आगे जब इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, एनर्जी का ट्रांजिशन करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे या गेन करेंगे, फिर क्या होगा, इसके लिए तीसरा पोस्टुलेट्स आया। तीसरी बात जो आई इनकी, आप देखें कि मान लीजिए कि ये कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 1 × h/2π, फिर बीच में कहीं मूव नहीं कर सकता। फिर जब एंगुलर मोमेंटम 2 × h/2π होगा जिस ऑर्बिट का, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। फिर आगे जब 3 × h/2π एंगुलर मोमेंटम का कोई ऑर्बिट आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी की व्याख्या तो बोहर ने कर ली। अब देखें यहां पर कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में है, पहले सेल में है, और इलेक्ट्रॉन मूव करना है इसको दूसरे वाले सेल में, इस सेल में इसको मूव करना है, तो एनर्जी यहां पर गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लिया, और एनर्जी गेन करके ये मूव कर गया नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जब ये मूव करेगा तो यहां एनर्जी गेन होगी, एनर्जी गेन होगी, ये एनर्जी गेन हो गई। अब दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि बाहर की किसी ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, और इसे फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, तो यहां एनर्जी लॉस हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस हो रही है, मतलब एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है। एक बार एनर्जी गेन हो रही है, एक बार एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाना है तो एनर्जी कितनी लॉस करेगा, इतनी गेन करे एनर्जी कि यहां पर एनर्जी कितनी थी, यहां पर एंगुलर मोमेंटम था h/2π, यहां पर क्या है 2h/2π। तो जब क्वांटाइजेशन में उतनी एनर्जी गेन करेगा जितनी एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की है, तभी ये सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट कर सकता है, अन्यथा ये सेकेंड ऑर्बिट में ट्रांजिट नहीं करेगा। अब इसे अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिट करना है तब ये उतनी एनर्जी लॉस करेगा जितनी एनर्जी लॉस करने के बाद इसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के एनर्जी के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी का लॉस और गेन भी क्वांटाइज्ड हो गया। अब एनर्जी जो लॉस करेगा वो भी क्वांटाइजेशन में करेगा, और एनर्जी जो गेन करेगा वो भी क्वांटाइजेशन में करेगा। अगर क्वांटाइज्ड एनर्जी लॉस या गेन करता है तभी ये ऑर्बिट में ट्रांजिट कर सकता है, अन्यथा ऑर्बिट में ट्रांजिट नहीं कर सकता। तो जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, एनर्जी का ट्रांजिशन जो होगा ये भी क्वांटाइज्ड होगा,
ये भी क्वांटाइज्ड होगा, ये भी क्वांटाइज्ड होगा। अगर ये क्वांटाइज्ड नहीं हुआ तो फिर ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, एक सेल से दूसरे सेल में या ट्रांजिट नहीं कर सकता, क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी की सेल है, फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट है, और क्वांटाइजेशन में ही इसको एनर्जी लॉस करना है या गेन करना है। तो एनर्जी ट्रांजिशन भी क्या हो गया, क्वांटाइज्ड होगा। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई। आप ये जानते हो कि एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा, एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा, जो लॉस या गेन होगी एनर्जी में, वह किसके फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्वांटाइज्ड एनर्जी लॉस होगी या गेन होगी तब, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब एनर्जी लॉस या गेन होगी फिक्स अमाउंट की क्वांटाइज्ड एनर्जी, तो या तो एनर्जी जब लॉस होगी तो यहां पर क्या बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। और क्वांटाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जब एनर्जी गेन होगी तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रा जो मिलेगा वो लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो स्पेक्ट्रा जो मिला वो कैसा स्पेक्ट्रा मिला बेटा, लाइन स्पेक्ट्रा मिला, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं मिला। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन कर दिया बोहर के मॉडल ने। बोहर ने स्पेक्ट्रम को भी डिफाइन कर दिया कि स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रा होगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा। तो बोहर ने ट्रांजिशन, एनर्जी के ट्रांजिशन को डिफाइन किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन किया, और उन्होंने डिफाइन कर दिया कि जो स्पेक्ट्रा होगा वो स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा होगा, ना कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा। अब देखें आगे भी बोहर ने कुछ चीजें बताई। देखें ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कैलकुलेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत लंबी अच्छे कैलकुलेशन हैं। उन कैलकुलेशन के 60 ट्रिक पे मत जाइएगा भाई, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन खूब है इसमें। कॉपी कलम लीजिएगा, कैलकुलेशन खूब कीजिएगा, चीजों को आराम से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब चौथी बात जो बोहर ने बताई, वो बोहर को यह बात डिसाइड करनी थी कि भाई जब फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में है ना, क्वांटाइज्ड एनर्जी जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। अगली बात जो करनी थी वो ये करनी थी बोहर को, जो चौथे पोस्टुलेट्स की बात हो रही है उसमें ये करनी थी कि फोर्स अप्लाइंग, कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है ऑर्बिट में, है ना, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उन पार्टिकल पे कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स अप्लाइंग मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा, मूव कर रहा है, उस पर फोर्स कौन कौन सी अप्लाई हो रही, कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये बात अब आपको करनी थी, बोहर साहब को ये बात करनी थी। अब आप देखें कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है,
ठीक है। अब न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल है ऑर्बिट में है, इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूव कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होंगी वो दो तरह की फोर्स से अप्लाई होंगी। एक फोर्स होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी फोर्स जो अप्लाई होगी वो सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होगी, सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। तो इन दोनों फोर्सों की बात हमको कर लेनी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी और जो सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या होगी। एक फोर्स इसको स्टेबिलिटी देगी और दूसरा फोर्स इसको मोशन देगी। तो सेंटीपिटल फोर्स इसको मोशन प्रोवाइड कराएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो दो फोर्सें यहां अप्लाई होंगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी और एक सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। अब एक एक की बात करते हैं हम लोग। अब देखें, जब हम लोग बात कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब आप बात कर रहे हो तो आप देखें, आपको यह बताया गया होगा कि मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। ये फोर्स आप जो की होती है वो होती है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जहां K जो होता है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁹, बहुत ज्यादा होता है इस कांस्टेंट का मान। इसलिए अगर थोड़ा सा भी चार्ज होता है, बहुत लेस अमाउंट का भी चार्ज होता है, तो वहां फोर्स ज्यादा जनरेट हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यही फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहां पर देखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मानते हैं, और इन दोनों के बीच की जो रेडियाई है इसको R मान लेते हैं। तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z शो करेगा प्रोटॉन के नंबर को, और प्रोटॉन पे चार्ज हम लोग मान लेते हैं E, और ये होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग मान लेते हैं -E, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को मान लिया जा रहा है R। अब इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे लगेगी, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, इक्वल टू K, Q1 मतलब पहला चार्ज ZE, पॉजिटिव है ये, इंटू दूसरा चार्ज -E अपॉन R स्क्वायर, यही ना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगी मूविंग पार्टिकल पे वो आई आपकी F फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आई मूविंग पार्टिकल पर वो आई -K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगी मूविंग पार्टिकल पे वो हो गई K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो पहली फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, जिसे बोहर को डिफाइन करना था कि ये जो मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इस पे किस तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है। तो उन्होंने कहा दो तरह की फोर्स अप्लाई होगी, एक तो स्टेबिलिटी देगी और दूसरा मोशन देगी।
तो स्टेबिलिटी जो देगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो मोशन देगी वो सेंटीपिटल फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई kZe² अपान r²। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेंटीपिटल फोर्स क्या आती है। तो सेंटीपिटल फोर्स के लिए भी आपको फार्मूला मालूम है कि मान लीजिए कि m मास का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है r रेडियस के किसी ऑर्बिट में m मास का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। m मास का कोई पार्टिकल है, r रेडियस के किसी ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। तो यहां पे जो सेंटीपिटल फोर्स लगता है, सेंटीपिटल फोर्स जो लगता है ये होता है mv²/r। तो सेंटीपिटल फोर्स जो मिली आपको वो मिली mv² अपान r। m क्या है, मूविंग पार्टिकल का मास है, v क्या है, मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी है, और r क्या है, ऑर्बिट की रेडियाई है, ऑर्बिट की रेडियस है। तो मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया m, वेलोसिटी हो गई v इलेक्ट्रॉन की, और r हो गया इलेक्ट्रॉन की जिस ऑर्बिट में ट्रांजिट कर रहा है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, ये r को शो करता है। तो दूसरा जो फोर्स आया वो सेंटीपिटल फोर्स आया, और ये सेंटीपिटल फोर्स आपका मिला mv² अपान r। दो फोर्स हो गए, एक फोर्स हो गया mv² अपान r सेंटीपिटल फोर्स, और दूसरा फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू आई -kZe² अपान r²। ठीक है, तो चौथी बात हो गई बोहर के पोस्टुलेट्स की। तो बोहर को यह बताना था कि भाई जो मूविंग पार्टिकल है उस पे फोर्स किस तरह के अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया भाई दो तरह के फोर्स अप्लाई होंगे, एक उसको स्टेबिलिटी देगा, दूसरा उसको मोशन देगा। तो स्टेबिलिटी जो देगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिसकी वैल्यू आ गई kZe² अपान r², और जो मोशन देगा वो सेंटीपिटल फोर्स देगा, और सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई mv² अपान r। ठीक है, अब देखें, अब हम लोग आगे बात ये करते हैं कि एनर्जी क्या होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, किस तरह की एनर्जी होगी, एनर्जी की बात हम लोग कर लेते हैं। आगे की बात जो करते हैं पांचवें पोस्टुलेट्स में जो हम लोग बात कर लेते हैं वो लोग बात कर लेते हैं एनर्जी की, एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात याद रखिएगा, हम लोग जब भी बात करेंगे रेडियस की, एनर्जी की, वेलोसिटी की, जो भी बात करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल में वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसी के लिए करेंगे। ये जितनी भी बात हम लोग करेंगे ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसी की बात करेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पेसी की बात करेंगे, स्पेसी की बात करेंगे, मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे। मतलब ये फार्मूले जो रेडियस के आएंगे, एनर्जी के आएंगे, वेलोसिटी के आएंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसी के लिए सही रहेंगे। बाकी अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पेसी कोई आ गई तो उसके लिए ये फार्मूले सही नहीं होंगे। तो जब आपको क्वेश्चन में देखना होगा तो लिथियम की जब बात करेंगे देखिएगा तो Li+2 की बात करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पेसी की बात करेंगे। हीलियम की बात करेंगे तो He+1 की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पेसी की बात करेंगे। आगे जब इनके फेल्यूर की बात आएगी, बोहर एटॉमिक मॉडल की कमियों की बात आएगी, तो ये कमी रहेगी कि केवल हाइड्रोजन लाइक स्पेसी के लिए ही इसके फार्मूले जो थे वो सही थे। बाकी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्पेसी में हो जा रहे हैं तो इसके जो भी फार्मूले हम निकालेंगे रेडियस के, एनर्जी के या वेलोसिटी के, वो फार्मूले फिर सही नहीं बनेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, फोर्स की बात कर लिए, एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी भी यहां पर
दो तरह की होगी। एक तो एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो दो एनर्जियों की बात कर लेते हैं। पहली एनर्जी जो इनकी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यह एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निकलेगी। देखो कैसे निकलती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने कहा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने निकाला, वो आपने निकाला माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर, यही ना निकाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने निकाला, सॉरी आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपने निकाला वो निकाला माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि वर्क जो होता है, वर्क W F इंटू एस, ठीक है, यही ना होता है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां एस की जगह पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर है, डिस्टेंस आर है, तो W ही एनर्जी होती है, तो इक्वल टू हो जाएगा फोर्स माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगी ये हो जाएगी माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी वो आएगी माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर। तो इस फोर्स से जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हो गई माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर। के क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, याद रखिएगा। के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10⁹। कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर चार्ज थोड़ा सा भी हो तो उसमें फोर्स, एनर्जी, ये सब बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई मूविंग पार्टिकल के लिए, माइनस के जेडी स्क्वायर अपान आर। ये एनर्जी किसके लिए है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, हटा देते हैं। अब ये तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकली, ये पोटेंशियल एनर्जी जो आ गई, तो ये तो भाई स्टेबिलिटी को शो कर रही है। मोशन की एनर्जी हमको सेंटीपिटल फोर्स से निकलेगी, ठीक है, हटा रहे हैं इसको। अब सेंटीपिटल फोर्स से जो एनर्जी आएगी वो मोशन की एनर्जी आएगी, ठीक है, कि मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेंटीपिटल फोर्स से चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स आपकी क्या है, एफ सी इक्वल टू है एम बी स्क्वायर अपान आर, यही है सेंटीमीटर फोर्स। और यहां से जब आप एनर्जी निकालोगे फिर वही फार्मूला लिखोगे, W इक्वल टू एफ इंटू एस, और यस की वैल्यू को किससे ट्रांसफर करोगे, आर से। तो ये एनर्जी हो जाएगी किसकी, मोशन की, मोशन की एनर्जी हो जाएगी एम बी स्क्वायर अपान आर इंटू आर। तो मोशन की जो एनर्जी होगी, मोशन की एनर्जी जो होगी ये हो जाएगी एम बी स्क्वायर। मोशन की जो एनर्जी होगी वो होगी एम बी स्क्वायर। तो यहां पर एनर्जी जो मिलेगी मोशन की, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके मोशन की जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और ये क्या है, एम बी स्क्वायर, ये मोशन की एनर्जी हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर एक ही ऑर्बिट है, सेम ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो सेम होनी चाहिए। तो एक ही ऑर्बिट के लिए, एक ही ऑर्बिट के लिए, फॉर सेम ऑर्बिट, एक ही ऑर्बिट के लिए
जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। हम लोगों ने किसी ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना निकाला, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर, यही ना निकाला, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। और काइनेटिक एनर्जी की बात जब हम लोग करेंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मोशन की एनर्जी होगी, ठीक है, स्टेशनरी और मोशन की एनर्जी दोनों सेम है भाई। अब जो मोशन की एनर्जी है, सॉरी, जो स्टेबिलिटी की एनर्जी और मोशन की एनर्जी है दोनों सेम होंगी, तो ये आपकी हो गई कितनी, एम बी स्क्वायर, दोनों सेम हो गई। अब इसको एज ए इक्वेशन भी याद रखना पड़ेगा, सारे इक्वेशन यहां से आएंगे। एक ही ऑर्बिट के लिए मोशन की एनर्जी और स्टेबिलिटी की एनर्जी दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो EM और EP दोनों सेम है, ES मान लें यहां पे, स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब देखें इसको अगर हम हाफ से डिवाइड कर दें तो एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 mb स्क्वायर, तो इधर भी तो भाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/2 माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 1/2। ये पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ हो जाएगी। तो यहां से एक ये निकल के आया, एक पोस्टुलेट्स ये निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिस ऑर्बिट के लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो एक पोस्टुलेट्स की बात यहां से आ गई। अब देखें, हम लोग ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती, तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो यहां इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी जो मिलके आएगी हमको, काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो आएगी 1/2 मॉड ऑफ माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी मूविंग पार्टिकल की, वो हो जाएगी 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई, किसी भी पार्टिकल की ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली और काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली। तो यहां से देखिए टोटल एनर्जी भी आपको मिलती है। हटा रहे हैं इसको भाई, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने यह देखा कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा, उसी ऑर्बिट में वो मूव करेगा जिस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होगी, ठीक। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई भाई। और काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। अब यहां से टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो, ई टी, टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमको मिलेगी। अब टोटल एनर्जी के लिए देखें, काइनेटिक एनर्जी आपकी है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर प्लस, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस
के जेड ई स्क्वायर अपान आर, यहां प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर माइनस के जेड ई स्क्वायर अपान आर। दोनों जब आप मिलाएंगे तो टोटल एनर्जी जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। यहां से आपको टोटल एनर्जी निकल के आई माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपान आर। तो यहां पर देखो तीन चीजें मिली, पोटेंशियल एनर्जी मिली आपकी मूविंग पार्टिकल की, सेम ऑर्बिट में मूविंग पार्टिकल की आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली, और उसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आपने निकाल ली। तो यहां पर देखें क्वेश्चन इनके रेशियो की भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहां पर तीन रेशियो हमारे बन सकते हैं, तीन रेशियो हमारे बन सकते हैं। पहला रेशियो तो हमारा ये होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के साथ आप टोटल एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो आप निकाल सकते हैं। अब देखें, अब पहला रेशियो जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो रेशियो होगा वो होगा -2। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो होगा -2। अब पोटेंशियल एनर्जी के साथ टोटल एनर्जी का रेशियो आप निकाल दीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा वो होगा 2। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक टोटल एनर्जी का जो रेशियो होगा वो होगा 2। और अब आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकालो तो ये हो जाएगा भाई -1। तो तीन तरह के रेशियो आपको मिल गए, इन तीनों रेशियो पे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग ढेर सारे करेंगे जब अगले वीडियोज में आएंगे, अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्बिट के लिए आपको वो टोटल एनर्जी दे दिया, आपसे पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए, और आपको पोटेंशियल दे दिया, टोटल पूछ लिया या काइनेटिक पूछ लिया, तो वो कुछ भी पूछ सकता है सेम ऑर्बिट में एक एनर्जी देके। ठीक है, अब देखें अगर आपसे वो कहा कि लिथियम +2 के लिए, क्वेश्चन इसका है लिथियम +2, फॉर लिथियम +2 द एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अब यहां पर आपको सेकेंड ऑर्बिट के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी दिया इसने, अब उसी के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है, उसी के लिए आपको टोटल एनर्जी बताना है। तो आपको इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी है 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये एनर्जी आपको दे दी गई। अब आपसे कह रहा है कि आप टोटल एनर्जी बता दीजिए और पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए। तो आप रेशियो देख लीजिएगा, काइनेटिक के साथ
एक बार टोटल का रेशियो देख लीजिए और काइनेटिक के साथ एक बार पोटेंशियल का रेशियो देख लीजिए। तो काइनेटिक के साथ पोटेंशियल का रेशियो ये है भाई, तो ई एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ये रेशियो है आपका -2। अब काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -2। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। इसी तरह से आप टोटल एनर्जी के साथ इसका रेशियो देख सकते हो। टोटल एनर्जी के साथ आप काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखें तो ये है -1, तो ई के काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू -1। काइनेटिक आपको मालूम है, तो काइनेटिक है 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल टू -1। तो यहां से टोटल एनर्जी आपकी निकल के आएगी -6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो आज हम लोगों ने बात कर ली एनर्जी तक। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम लोग इसके रेडियस की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एनर्जी चेंज की बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बोहर्स के पोस्टुलेट्स में, बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो भी बात हम रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी की करेंगे वह हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए करेंगे। ऐसी स्पीशीज की बात करेंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।